राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस उतर रहे हैं। सुभाष बाबू का एक्शन कमेटी का चेयरमैन दरबार गोपाल दास सेठ और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रीमान जयराम दास दौलतराम डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल की आजादी की लड़त में ये लड़त में प्राण दे दिया, उनके साथ जोड़ा जाएगा। ये नगर का नाम विट्ठल नगर से जाना जाएगा और हम आप लोगों की सबकी ये आशीषते हैं कि हमारा अधिवेशन संपूर्ण सफल हो। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्र बाबू की पापा देखिए, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों के रथ का तवारीखी जुलूस इतिहासगत। वल्लभ भाई पटेल, श्री भूलाभाई देसाई और आचार्य कृपलानी सब्जेक्ट कमेटी में तकरीर के लिए जा रहे हैं। स्वर्गवासी देशभक्त विट्ठल भाई पटेल के पुतले की नकाशकुशाई राष्ट्रपति कर रहे हैं। दरबार गोपाल दास दिखाई दे रहे हैं। जीवन काल में उनसे ज्यादा परिचय का सौभाग्य मुझे नहीं हुआ था। आप लोगों का शायद आश्चर्य होगा, उनके जीवन का अंतिम समय में वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। खास करके जिस समय उन्होंने यूरोप में थे और उनके स्वास्थ्य बिल्कुल टूट गया, उस समय में मैं उनके पास कई महीनों तक रहा था और उसी समय में उनके चरित्र का वास्तव मुझे प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति को वॉलंटियर्स की तरफ से सलामी दी जा रही है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, इस झंडा का अर्थ क्या है, झंडा उत्तोलन का उद्देश्य क्या है? मैं समझता हूँ ये राष्ट्रीय झंडा हमारा जो राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक है। जहाँ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही है, वहाँ भी एक राष्ट्रीय झंडा है। इसलिए आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है और स्वराज्य के लिए तैयार हो गया है। Of the lakhs and the millions who are going to join our organization. It will require tremendous effort, tremendous organizing ability on our part to make the Congress of the future a strong and a disciplined body of men and women. Millions and millions of arms and workers. On the other hand, we have to come closer together to our brethren in this faith. I am aware that a section of our brethren in the faith are not wholly satisfied with the resolution adopted by the Congress. India is going to be free, and that we who live today are going to play a part in India free. India is going to be free in our own lifetime. There is no doubt about that in my own mind. I feel it, and if I may say in all humility, I see it with my own eyes.
There is no power on earth keep India enslaved anymore. There is our strength within us. There are events abroad which are helping to shape the destiny of India. Let us believe in India's destiny. आपको ये थी कि जब मसला आणे जी की जो प्रस्ताव था वो पेश हुआ, आप जानते हैं कि पंत जी ने तो स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि कोई वो आपकी मर्जी के खिलाफ बात करे, बल्कि उनसे ये कहा गया था, ये संदेशा उनको मिला था कि ये बात बहुत सारे खास तौर से हमारे बंगाल के भाई पसंद करेंगे। सब सवाल और बाकी जो सवाल है इनके सामने, ये तो आइंदा साल के लिए भी इसमें कुछ बात है जो आइंदा साल के लिए, तो सब बात देखते हुए मैं तो बहुत अफसोस से ये कहता हूँ कि कोई रास्ता मुझे मालूम नहीं होता है। has been present at Haripura in person to give us his blessings, loudspeakers. And I do hope that in future we shall make greater use of the film. In conclusion, I beg of you to remember that our mission remains unfulfilled. We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. The coming months and years will prove to be a momentous period in our history, pregnant with immense possibilities. Let us therefore resolve to gird up our loins, sink all our differences, stand shoulder to shoulder, and continue our march towards the goal of Purna Swaraj. की सवारी की शान देख, जिसे चौचंद बनाने के लिए भारतीय नरेशों ने भी हाथ बटाया था। राष्ट्रपति की बीमारी के कारण उनका चित्र ही 52 हाथियों के रथ पर रखा गया। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय सैनिक, स्वयंसेवक बालक बालिकाओं का दल, राष्ट्र प्रेमी जनता, सबने मिलकर मानव स्वतंत्रता का एक सजीव चित्र बना रखा है। अंदाजा लगा सकते हैं आप इस जनसमूह का। पेड़ की जालियां, पहाड़ के अनगढ़ ढोके आज थिएटर और सिनेमा की सीट से भी अच्छे हैं। कितना उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में। ये सजे सजाए हाथी कितने शोभायमान मालूम हो रहे हैं। इतनी सज धज होते हुए भी झंडा वही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हर एक हाथियों के पीठ पर भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र रखे हुए। मानो ये जुलूस क्या है, कांग्रेस का इतिहास है, जिसे लोग कैसे कैसे स्थानों पर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, अपने को और अपनी शक्ति को काम में लगाने की सोच रहे हैं। अब दर्शन कीजिए उस पवित्र रथ का जिस पर राष्ट्र का चित्र विराजमान है। लोगों के रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, इनके आंसू आ रहे हैं। ये तो मनुष्य हैं, इन पशुओं को देखिए, ये भी आनंद में झूम रहे हैं, कैसी मस्त चाल चल रहे हैं। आज इन्हें भी अपने ऊपर अभिमान हो रहा है। आज ये भी अपना जन्म लेना सार्थक समझते हैं कि हमारी पीठ पर कैसी कैसी महान और पवित्र आत्माओं के चित्र विराजमान है। एम्बुलेंस कार भी साथ है। इतनी भीड़ जो ठहरी, इतना अपार जनता कुर्सी पर लिए हुए विषय समिति के पंडाल के अंदर ले जा रहे हैं। सेवा, लगन, आदर्श एक ही दृश्य में। पंडाल के अंदर राष्ट्रपति के आते ही लोग उनका दर्शन करने के लिए खड़े होने लगते हैं। स्वयं सेवकगण से बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब दर्शन कीजिए राष्ट्रपति का। 102 डिग्री बुखार है इस समय, लेकिन कर्तव्य, दृढ़ता, चिरजीवी हो कर्तव्य परायण।
कांग्रेस के इतिहास में पहला देश वर्किंग कमेटी के मेंबर स्टेज पर न बैठकर जमीन पर ही बैठे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी। अब दर्शन कीजिए, वीर जननी माता पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल से मंच पर बैठने का अनुरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अनुरोध करने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भूला भाई देसाई, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर पट्टाभी सीताराम मंच पर जा रहे हैं। और मैं आपसे यह भी कह देता कि महात्मा जी मुझे पूरा देशा, जब तक आप साफ साफ नहीं कहेंगे तो इस बात में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा था, सुभाष बाबू, instead of being president on the sufferance of those whom he calls righteous, is now president elected in a contested election. This enables him to choose a homogeneous cabinet and enforce his program without let or hindrance. महात्मा जी का तो इसमें था कि सुभाष बाबू अपने ही तरफ से होमोजीनियस कैबिनेट बनाने, और लोग जो वर्किंग कमेटी के हैं वो इससे बतर्क हो जाए। मगर हम तो नहीं चाहते हैं इसे, हम तो चाहते हैं कि इस तरह से, इसलिए आप चाहते हैं कि मांझी को अपने प्रस्ताव के द्वारा मजबूर करना, और जब तक आप सात लड्डू के जरिए उनको मजबूर नहीं करेंगे तब तक आप यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह इस मशवरे में भी शरीक होंगे। In the hierarchical regime, it could not be put together either in working committee or in some such conciliation subcommittee among themselves in order to settle their dispute and to come here with a united league. We found this very spectacle immediately after the Congress presidential election was over, with rumors about threatened resignation. We could not believe. We thought that mischief mongers were at work to set the whole Congress machinery in a state of chaos and destruction. The resolution. But the chief point taken by some of the most earnest speakers is that this resolution is wholly unnecessary. Whether that is right has to be examined. Mr. President, you should not misunderstand me if, in analyzing this situation from my point of view, I have to refer to your own personal conduct. राष्ट्रपति अपने बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस से कुछ सलाह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत ख्याल है, ये लोग राइटिस्ट नहीं है, ये इंपीरियलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट है, ये रेवोल्यूशनरी है, आपके दंगे रेवोल्यूशनरी है। आइंदा आजादी हासिल करने के बाद जब से रेवोल्यूशन का सिलसिला शुरू होगा तब ये सवाल पैदा होगा, ये रेवोल्यूशनरी है या नहीं। आज की स्टेट में रेवोल्यूशनरी है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि हमारी आजादी का दिन बहुत दूर नहीं है। इसलिए अल्फाज से हमें समझना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोगों ने ये कहने के सवाल पेश किया, ये डिक्टेटरशिप का सवाल आप क्यों चलाते हैं। मैं कहता हूँ जरा गौर तो कीजिए, महात्मा जिस स्थान पर इतनी भीड़ भाड़ होते हुए भी शांति ही विराज रही थी, उसी स्थान पर कुछ प्रतिनिधियों के असंतोष के कारण थोड़ी देर के लिए अशांति भी फैल गई। Tell the House is this, he wants to ask the leave of the House to withdraw his resolution. Will you kindly keep quiet? Will you kindly take your seat and allow Mr. Ane to proceed? Will you kindly go to your respective blocks? सदारत करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बंगाल का शेर कलकत्ता के हॉर्वेल सत्याग्रह में जेल के सीकचों में जकड़ दिया गया। भूख हड़ताल ने सरकार को उन्हें छोड़ देने पर मजबूर किया और 26 जनवरी सन 1941 को उनके मुल्तवी मुकदमे की जब पुकार हुई तो पता चला कि देश गौरव सुभाष हिंदुस्तान से गायब हो चुके हैं। हिंद की जंगे आजादी का यह बहादुर सिपाही 16 जनवरी को ही बंगाल के गोमो स्टेशन पेशावर रवाना हो चुका था। वहां से काबुल होता हुआ रशिया में से ये महान त्यागी इटली होकर
बर्लिन पहुंचा। चंद ही दिनों बाद पूर्व एशिया में भी महायुद्ध की आग भड़क उठी और जापानी फौजों ने अंडमान पर हमला कर दिया। दिसंबर को बृहत्तर पूर्व एशिया की जंग हो गई और एशिया को एशिया वालों का बनाने के लिए निब्बन फौजें अंग्रेज व अमेरिकानों को उनके एशियाई अड्डों से निकाल देकर 19 हिटलर ने सुभाष बाबू का स्वागत किया और जर्मनी में तिरंगी झंडे के नीचे अपने देश को आजाद करने के लिए सुभाष बाबू ने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज कायम की। हिंदुस्तान के किनारों से दूर उसकी तकदीर को अपनी तदबीर से बदलने की कोशिश की जा रही थी। जर्मनी में सैकड़ों हजारों वीर अपनी मां पर जान कुर्बान करने के लिए सर पर कफन बांधे अपने नेताजी के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। नेताजी की जोशीले तकरीरों ने उनके दिलों में आग भड़का दी थी। उनका खून अपने वतन को आजाद करने के लिए उबल रहा था, मगर हिंदुस्तान को खबर ही न थी कि उसके भाग्य का सितारा चमकाने के लिए उनका प्यारा सुभाष जर्मनी में है। जब एक रोज उनकी मधुरवाणी जर्मन रेडियो से अपने देश बंधुओं को आजादी का संदेश लेकर पहुंची तो हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो गया, आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति रास बिहारी बोस ने सुभाष बोस को बर्मा आने का निमंत्रण दिया और अपने वतन को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की लगन सुभाष बाबू को जर्मनी से सिंगापुर खींच लाई। पूर्वी एशिया के आजाद के प्रतिनिधियों का एक अजीम शान जलसा शोनान के दाइथोआ गेकिजो में हुआ, जबकि दो निहायत जरूरी बातें लोगों के देख। पहली बात, आजाद हिंद संघ के प्रधान श्रीयुत रास बिहारी इस्तीफा देकर श्रीयुत सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद संघ का नया प्रधान मुकर्रर किया। दूसरी बात, नए प्रधान ने आरजी हुकूमत का ऐलान फरमाया। नए प्रधान के इंकलाब बाबू सुभाष चंद्र बोस की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय, आजाद हिंद फौज। सामने वाला बड़ा मैदान प्रधान जी के आजाद हिंद के जवान आए, आए जवान आए।
आप देख लीजिए, जब भी एक जंग शुरू होती है तो आम सिपाहियों के मुंह से एक नारा निकलता है। जब सन 39 में फ्रांस और जर्मनी के दरमियान लड़ाई छिड़ गई, उस वक्त जर्मन सिपाहियों के मुंह से एक नारा निकल रहा था, और वो ये था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। तो है फ्रांस की राजधानी, और पेरिस पर कब्जा करने से फिर फतेह होते। तो इसलिए उन लोगों के मुंह से वो एक ही नारा निकल रहा था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। बाद जब पूर्वी एशिया में लड़ाई छिड़ गई तो जापान के बहादुर सिपाहियों के मुंह से सिर्फ एक ही नारा उस वक्त निकल रहा था, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। तो क्या होना चाहिए? हमारा भी एक ही नारा होना चाहिए, हो सकता है, और दिल्ली, चलो को आजाद करवाए, चलो दिल्ली जवानों आजाद करवाए, चलो दिल्ली के झंडा शान से हम अपना लहराए। चलो दिल्ली, उसी दिल्ली जहाँ है राज अंग्रेजी, चलो दिल्ली, उसी दिल्ली जहाँ है राज अंग्रेजी, चलो दिल्ली के रंग के लिए मुतलक हो। प्रधान जी के इस नारा का मतलब ये भी है कि और भी हथियार और मैदान जंग पर जवान आए। नेताजी के ये अकीदे हैं, इसलिए कम से कम 3 लाख हथियार बंद सिपाहियों की उन्हें जरूरत है। उनकी उम्मीदों को पूरा साबित करने के लिए आजाद हिंद फौज निडर सिपाही मौत के बैरी दुनिया को डराए, निडर सिपाही मौत के बैरी दुनिया को डराए। आसमान पर बर्बादी की आंधी से जा जाए, आसमान पर बर्बादी की आंधी से जा जाए। आए जवान आए, आजाद हिंद के जवान आए, आए जवान आए। नहीं कह सकता था कि ये खून हिंदू का है या मुसलमान का है। वो खून तो भारत के सच्चे सपूतों का खून था और सिर्फ भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बह रहा था। जय हिंद। आप हैं आजाद हिंद फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीबुर रहमान, नेताजी की आखिरी सफर के साथी। देखिए देखिए, ये वही हाथ हैं जिन्होंने हमारे नेताजी के जलते हुए शरीर की आग बुझा। हिंदुस्तान में वापस जाकर मेरे हमवतनों को बता देना कि सुभाष चंद्र अपने जिंदगी के आखिरी दम तक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान, जय हिंद। के उजाले में हम अब देश के नेताओं यानी आज़ादी के बहादुर सिपाही प्रणाम करते हैं और आज़ादी उत्सव का ये चित्र अपने देश की सेवा में अर्पण करते हैं ताकि हमारी ये नम्र भेंट इस सुनहरे इतिहास की सच अमर यादगार बनी रहे। जय हिंद। The most daring and the most dynamic in the youth of India. As an all-India leader in the fight against this imperialism, he stands in a class by himself. He is a brilliant leader and an uncompromising fighter.
He has dedicated his whole life to the cause of Mother India, and he richly deserves the name of Desh Sevak Subhash. 11 times he has been in British political prison, but all that suffering and sacrifice have only strengthened his dynamic will to wage the battle for freedom until victory is achieved. Friends and comrades in arms, in your presence today, I resign my office and appoint the President of the Indian Independence Movement. And I am confident that under his leadership, you will march on to battle and to victory. And of course, I shall always be by your side during the glory and sufferings of the battle and joy of victory as well. Friends and comrades in arms, the greatest moment in our life has come. We are on the eve of the most decisive phase of our campaign, and we stand on the threshold of victory. I see the hand of God in the happy and auspicious way in which it is taking shape. So, my friends, have faith in God, have faith in yourself, have faith in our allies, and have faith in their victory, which is India's victory as well. And be ready to plunge yourself in this war, the battle that will lead our sacred motherland to freedom, victory, and glory. Punjab Zindabad! देश सेवक सुभाष जी की जय, आजाद हिंदुस्तान। श्री रासबिहारी जी बोस पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी का बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सके। इसलिए ये काम दिल्ली, आज दिल्ली दिल की मुराद पाने को है, इसकी मनोकामना सफल होने को है। जरा सी देर में इसके सर से गुलामी की घनघोर घटा हट जाएगी। नेताजी ने राष्ट्रपति वांग का शुक्रिया अदा किया कि चीन की कौमी हुकूमत ने आजाद हिंद की आर्जी हुकूमत को माना और मदद करने का ऐलान किया। राष्ट्रपति वांग ने हिंदुस्तान के पवित्र जंग आजादी में लड़ने की हौसला की और कहा कि आओ हम सब मिलकर एशिया की भलाई और हिंदी और चीनी जनता की भलाई और आजादी के लिए बरतानवी और अमेरिकन राजगद्दी का हमेशा के लिए खात्मा करें। नेताजी और इनकी पार्टी विदेशी कामों के वजीर डॉक्टर चू के साथ चीन के कौमी बाप डॉक्टर सुन यात-सेन के मकबरे की ज़ियारत के लिए गए। डॉक्टर सुन यात-सेन हमेशा ऐलान करते रहे कि एशिया की बेहतरी और अमन के लिए चीन और हिंद दोनों का आजाद होना जरूरी है और इसी उसूल के लिए लड़ते रहे। चीन की जनता इसी इनकलाब के लिए लड़ रही है और अब जब नेताजी ज़ियारत कर रहे हैं, आओ हम भी इसी उसूल के लिए लड़ें। यहाँ खड़े होकर डॉक्टर चू ने नेताजी को नैनकिंग की राजधानी के नजारे दिखलाए।
फौजों के सबसे बड़े कमांडर जनरल हाता और एम्बेसडर तानी नेताजी से मुलाकात करने के लिए आए। नैनकिंग की म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने नेताजी की तशरीफ आवरी में हुकूमत चीन के खास बड़े हॉल में एक बड़ी सभा की, जिसमें चीन की कई करोड़ जनता के कई हजार नुमाइंदान आए। राष्ट्रपति वांग ने नेताजी का इस्तकबाल किया और हाजरीन से मुलाकात कराई। एक पुरजोर तकरीर में नेताजी ने हिंदुस्तान की जंग आजादी में आजाद अपने खून के आखिरी कतरा तक और जीत के दिन तक और बरतानी और अमेरिकन संग्राम को खत्म करने के लिए लड़ने का यकीन दिलाया। आजाद हिंद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद और पूर्वी एशिया की जंग जीत तक लड़ो के नारों में सभा खत्म हुई। नेताजी ने राष्ट्रपति वांग के साथ इकट्ठे नैनकिंग के फौजी स्कूल का मुलाहजा किया और बरतानी और अमेरिकन राजगद्दी का खात्मा करने वाली चीनी फौज के आने वाले जोश से भरे हुए तालब इल्म फौजियों की सलामी ली। चीन की राजधानी नैनकिंग का दौरा खत्म करने के बाद 21 नवंबर को बजरिया हवाई जहाज नेताजी शंघाई तशरीफ लाए। वो शंघाई जो एक वक्त चीन में बरतानवी और अमेरिकन राजगद्दी का अड्डा यानी मरकज था, पर चमके भारत नाम सगा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राण के गूंजे प्रेम की माला सूरज बन कर पर चमके भारत नाम सुखागा। रखा गया। दिसंबर को जनता की जय ध्वनि के बीच हमारे नेताजी अंडमान के टापू पर, जो हमारे आजाद हिंद का पहला इलाका होगा, पैर रखते हैं। सयूद बोस फौरन निप्पन फौजी हेडक्वार्टर में जाते हैं और महत्व की बातों पर चर्चा की। फिर रॉस टापू पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुई। रॉस के टापू पर पहले के चीफ कमिश्नर का सरकारी मकान है, जहां वह नवाब की तरह भोग विलास किया करता था।
यही मकान रात के लिए हमारे नेताजी का निवास स्थान बना। दूसरे रोज जनता की सभा हुई। से फहराता है आजाद हिंद का राष्ट्रीय झंडा अंडमान के आसमान पर की लहरें लेकर फहरा रहा। फिर नेताजी बोस मंच पर खड़े होते और एक जोशीला व्याख्यान करते हैं जो इस प्रकार है। मैं कभी अंडमान के बारे में एक किताब पढ़ा था। जब मैं उस हिस्से को पहुंचा जहां पोर्ट ब्लेयर का जिक्र था, मुझ पर अंग्रेजी जुल्मबाजी व हमारे आजादी के संग्राम के आपने पायोनियर देश सेवक भाव के गुस्सा मेरी बरोबर ख्वाहिश रही। अब मेरी ख्वाहिश पूरी है और आप हिंदुस्तान में पहले आजाद हिंदुस्तानी हो। सारे हिंदुस्तान के मुकाबले में ये टापू छोटे हो ही है, मगर शुरुआत में हमारी थोड़ी तादाद होने पर भी वह दिन अब दूर नहीं जब सारा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। उस आजादी को हासिल करने के लिए हमारी आजादी की सजूद बोस के भाषण के जब में टापू के रहने वालों की तरफ से मिस्टर रासे क्रिटीना हलफ लेते हैं कि एंग्लो अमेरिका की ताकतों का नाश कर देने के लिए वे एकजुट से आगे बढ़ेंगे। अंडमान में मुक्ति व सुख का जमाना शुरू हो गया। सजूद बोस अंडमान कैद खाने की जांच करते हैं। निप्पन फौजों के आने के पहले यहाँ से कई 300 प्रमुख राजबंदियों को अंग्रेज हिंदुस्तान में ले गए। जब वो सुनेंगे कि आजाद हिंद का यहाँ फहरा दिया गया, उनकी क्या भावना होगी। जब उन्होंने हिंद सागर पर से हिंदुस्तान की ओर देखा, उस वक्त सजूद बोस के दिल में कौन सा दृश्य उदय हुआ होगा। क्योंकि बड़े पूर्वीय कौमों की सभा में हिस्सा लेने के बाद चीन की कौमी हुकूमत के राष्ट्रपति होंगचिंग इस दावत को कबूल करते हुए आजाद हिंद की आर्थिक हुकूमत के राष्ट्रपति नेताजी बजरी हवाई जहाज अपनी पार्टी समेत 17 नवंबर को चीन की राजधानी नैनकिंग में तशरीफ लाए। राष्ट्रपति वांग, विदेशी कामों के वजीर डॉक्टर चिव और दीगर बड़े चीनी अफसरान हवाई अड्डा पर आए हुए थे। जहाज से उतरने पर नेताजी ने राष्ट्रपति वांग के साथ हाथ मिलाया।
में आराम करने के बाद दूसरे दिन नेताजी कर्नल भॉन्सरे, जो कि आजाद हिंद फौज के जनरल स्टाफ के सबसे बड़े अफसर हैं, और दीगर मेंबरान पार्टी के साथ राष्ट्रपति वांग चिंगवेजी और हुकूमत चीन के बड़े अफसरान के साथ मुलाकात करने के लिए गए। उनकी जहाज इस जगह पर नेताजी एडमिरल योशिदा से मिले और आपसे हाथ मिलाए। शंघाई म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने नेताजी की तशरीफ आवरी में शंघाई के ग्रैंड थिएटर में एक बड़ी सभा की। मेयर चेंगकुम ने इब्तदाई तकरीर में आपका स्वागत किया और हाजिरीन से मिलाया। एक जोश दिलाने वाली तकरीर में कि जैसे आज शंघाई बरतानवी और अमेरिकन राजगद्दी से आजाद होकर एक हो चुका है, जलसा कार्रवाई चूंकि सायंकाल से शुरू हुई थी और बीच बीच में बरसात ने भी अलग समा बांध रखा था, इसलिए हमें अफसोस है कि इस जलसे की पूरी तस्वीर हम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सके। मेरी जिंदगी सबसे बड़ा फख्र का दिन है। आज खुदा ने मुझे मौका कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। इसी साल के नवंबर में जब सब एशियाई देशों के प्रतिनिधि इलाके की समुन्नति व साथ ही बृहत्तर पूर्व एशियाई जंग की कामयाबी की बाबत चर्चा करने के लिए बृहत्तर पूर्व एशिया की सभा में टोक्यो में इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री तोजो निप्पन के प्रतिनिधि की हैसियत घोषणा किए कि निप्पन अंडमान और निकोबार को जल्द ही अर्जी हुकूमत की इख्तियारी के नीचे रख देने के लिए तैयार है। अंडमान निकोबार के साथ मालय पेनिनसुला की समरेखा में
हिंद सागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बसा हुआ है और यह हिंदुस्तान कलकत्ता से 1350 किलोमीटर, बर्मा रंगून से 750 किलोमीटर, हिमालय सोनान से 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। हिंद सागर के किसी तूफान से बचने के लिए अगर कोई जहाज उसके पास लंगर डालता तो उस जहाज के मल्लाह को के जंगली लोग खून कर डालने वाले थे, ऐसा कहा जाता था। इस जगह को हिंदुस्तानी देशभक्तों को जो अंग्रेजी जुल्म का विरोध किए जिंदगी भर बनवास देने के लिए 1857 से एक आदर्श मुकाम बनाया और इस सुदूर जंगली टापू पर एक विशाल जमकाला और मजबूत कैद खाना, वह भी खुद कैदियों के पसीने और मेहनत से बनाया गया था। बाद में सिर्फ राजबंदियां ही नहीं, यहाँ तक कि चोर डाकुओं जिन्हें लंबी सजा मिली और बर्मा से भी कैदियों को यहाँ भेजा जाने लगा। 20वीं सदी के शुरू में यहाँ 40,000 मर्द और 3,000 औरत कैदीन थी। सजा घर लौटने की इजाजत न थी, पर इसी टापू के अंदर ही दर्दनाक कठिनाइयों से लड़ते हुए उनको अपनी जिंदगी बितानी पड़ती थी। उनको न जीने की सुविधा थी न मरने का हुक्म। ऐसी हालात के नीचे साहसिन हो गए, वो आलसी बन गए, वे सिर्फ बगैर उम्मीद उद्देश्य के अपनी जिंदगी के। I saw India through the eyes of an Indian. I was most impressed by Netaji's selflessness, his absolute devotion to his country, his frankness, and his refusal to bow before the Japanese wishes. I knew that in his hands India's honor was safe. He would never barter it away for anything else in the world. I found a leader and decided to follow him. For me, it was the greatest and most difficult decision of my life, that of fighting against my own kith and kin. In the fighting that followed later, my brother and I fought against each other. He was wounded and returned from the front line. जय हिंद। अप्रैल सन 1946 में महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काबुल लाइंस और लाल किले में कैद रखे हुए आजाद हिंद फौज के अफसरों से मिले। इस मुलाकात के बाद महात्मा जी ने वायसराय से इन वीरों पर चलाए मुकदमों के बारे में बातचीत की, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने सारे मुकदमे वापस ले लिए। जय हिंद। भाइयों और बहनों, जब हमने आजाद हिंद फौज बनाकर भारत की पवित्र धरती का रुख किया था, तो उस वक्त नेताजी ने हमको कहा था कि आपने भारत को आज़ाद कराना है और दिल्ली के लाल किले के ऊपर अपना कौमी तिरंगा झंडा लहराना है। आज मैं आप सबके सामने आज़ाद हिंद फौज का संदेशा लेके आया हूँ कि जब तक भारत मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होगा, जब तक कि दिल्ली के लाल किले के ऊपर कौमी तिरंगा नहीं लहराएगा, उस वक्त तक आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर बराबर लड़ती रहेगी। हमको नेताजी ने यह भी कहा था कि तुम मुझको खून दो, मैं तुमको भारत की आज़ादी का वादा देता हूँ। इस पर हमारे तमाम सिपाहियों और अफसरों ने नेताजी के सामने ये कसम खाई थी कि नेताजी, अगर भारत खून बहाने से आज़ाद हो सकता है तो हम आपको वादा देते हैं कि हम अपने खून की नदियाँ बहा देंगे। जबकि इम्फाल की लड़ाई शुरू हुई तो हमारे अफसरों और जवानों ने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने साथियों, आखिर में
मैं खुदा से दुआ मांगता हूं कि वो हमारी फौज को आशीर्वाद दे और आने वाली सख्त लड़ाई में पूरी पूरी फतेह बख्शे। हम बिगड़े हिंद बनाएंगे, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सुबह का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है, सुबह का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़े हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़े हिंद बनाएंगे, हम गोली खा के झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर झूमेंगे, हम गोली खा के झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर झूमेंगे। वाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, वाले बन आजादी दरिया जंगल घूमेंगे। जाएंगे हम बिगड़े हिंद बनाएंगे, जाएंगे हम बिगड़े हिंद बनाएंगे। शाबाश हमारा हाथी है, प्यारे साथी है, शाबाश हमारा हाथी है और रात प्यारे साथी है। फिर कैसा खतराबादी है, खुदा हमारा साथ, फिर कैसा खतराबादी है, खुदा हमारा साथी है। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़े हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली। आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी और फख्र है कि हिंदुस्तान की आजाद फौज और लड़ने के लिए, जान देने के लिए, खून बहाने के लिए खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। यकीन दिलाता हूँ कि मैं जा सकता हूँ सुख और दुख में, अंधेरे और रोशनी में, मुसीबत और फतेह आपके साथ। लेकिन अब मैं आप क्या दे सकता हूं? मेरे हाथ में क्या है? तो सब कहा हुआ है आपको भूख, मैं भी सब आपका, मैं भी सब आपको मुसीबत, मैं भी सब आपको तकलीफ और आखिर में मौत। बढ़ाए जा खुशी के गीतों में, कौम से लुटाए जा। हिंदुस्तान के बाहर हो सकता है, अंदर नहीं। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी ये नई बात नहीं है। दूसरे इनकलाब ने तो जंग में चेकोस्लोवाक ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मरतबा उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट हुआ कायम किया। मैं एक साल में दे सकता हूँ। इस तारीख की कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक नई बात है। और हमारे हमवतनों को बताया देंगे कि ये काम तुम्हारे लिए करना है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी हालत ऐसी है तो नहीं कर सकते, हमें करना है। लेकिन इस आर्य हुकूमत का मकसद क्या होगा? सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को आजाद करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ट्री परेड करेंगे, ये रास्ता सीधा है। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आखिर में कामयाब होंगे। इस रास्ते में हम क्या देखते, हम सब गुलाम हैं। हमारे हाथ में है क्या? हमारे रास्ते में आएगी प्यार, तकलीफें, मुसीबतें, कोई नहीं कह सकता है। जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा, कोई बात नहीं है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है कि
आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। दोस्तों, इसलिए आखिर में आप ये खुली आंखों से पूरी मर्जी से कूदना है, अगर कूदो और जो कुछ कीमत देना है, भूख, प्यास, मुसीबत और तकलीफ और मौत सामना करके मैं जानता हूँ आप में वो ताकत है, जान बुझ रखो और हिंदुस्तान को आखिर में 9 जुलाई को नए प्रधान की इज्जत अफजाई अपने देश में किया, उस काम को संसद भर में अब भारत तैयार हुआ है हमारे आजादी की मानी है। के तमाम हिंदुस्तानियों के जोश और खुशी का ठिकाना न था। बाद दोपहर से ही सोनान के हर कोने से सारी दुनिया गहरी नींद में मस्त पड़ी होगी, हिंदुस्तान जाग उठेगा, जागता और आजाद हिंदुस्तान। विधानसभा वंदे मातरम से आरंभ हो रही है। विधानसभा के प्रमुख त्याग मूर्ति बाबू राजेंद्र प्रसाद तकरीर कर रहे हैं। कहते हैं कि हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 30 वर्षों से वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं। दुनिया के सभी देशों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती और मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी के साथ घात नहीं करना और हम उम्मीद करें कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। के बाद देश के प्रसिद्ध और प्यारे नेता, वतन के अनमोल रतन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तकरीर में कहा, अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के बहुत धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आज़ादी हम चाहते हैं, हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है। जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आज़ादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जनाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान पंडित जी की तायीद करते हैं। ठीक 12 बजे शंख ध्वनि, घंटे घड़ियाल की नाद के साथ हिंदुस्तान आजाद हो गया। आज़ादी के शहीदों यानी आज़ादी की जंग में जान कुर्बान करने वाले बहादुरों की याद में 2 मिनट की खामोशी। खामोश सो रहे हैं शहीदे वतन, खामोश सोए हैं पर इन्हें भी है स्वतंत्रता का होश। है देश की खुशी में इन्हें भी खुशोश, चुपके से चैन लेने दो खामोश, हश खामोश। विधानसभा के सारे सभासद मुल्क की भलाई, वतन की वफादारी और देश की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अब बाबू राजेंद्र प्रसाद भारतीय महिलाओं की तरफ से श्रीमती हंसम राष्ट्रीय गौरव सदा जागती बरस
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्री सभावाला ने कॉरपोरेशन बिल्डिंग पर झंडा फहराया। इसके बाद विधानसभा ये फैसला करती है कि लॉर्ड को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया जाए। 15 अगस्त आजादी की पहली सुबह, यह है वायसराय भवन, जहां आज तक अंग्रेजी सरकार का वायसराय हुकूमत करता था, वहां इस घड़ी जनता की सरकार बन रही है। लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी वायसराय आज हमारी अपनी हुकूमत के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए हैं। और हमारे सब प्रधानों के सामने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कन्या के हाथों देश सेवा की शपथ लेते हैं। इसी तरह गवर्नर जनरल के हाथों अपनी नई हुकूमत के मुख्य प्रधान पंडित नेहरू और दूसरे प्रधान देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। बाहर खड़े हुए लोगों का जोशो खरोश बढ़ रहा है, इस इंतजार में बेताब हैं कि कब नेताओं के दर्शन हों। आप हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान। कांग्रेस के अधिवेशन नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस की पुण्य स्मृति को अनंत काल तक जीवित रखने के लिए घोषणा की थी कि भविष्य में 26 जनवरी के स्मरणीय दिवस को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। 25 जनवरी को विधान परिषद ने एक मत होकर भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति के पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना, और नए विधान को विधान परिषद के सदस्यों ने बहुमत से मान लिया। जनवरी को जनता नई दिल्ली के सरकारी भवन के बाहर अपने प्रथम राष्ट्रपति के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। उधर देश के बड़े बड़े नेता और विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि दरबार भवन में नए राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए पधारे। निश्चित समय पर बाबू राजेंद्र प्रसाद भारत के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के साथ दरबार हॉल में पधारे। दरबार हॉल में उपस्थित विदेशी राजदूत, मंत्रीगण और पार्लियामेंट के मेंबरों ने खड़े होकर इनका अभिवादन किया। भारत के गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारतीय गणराज्य की घोषणा करते हुए कहा, इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से राष्ट्रपति के सिंहासन पर विराजने का आग्रह किया। राजेंद्र बाबू ने मुख्य न्यायाधीश के सामने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा, And one union which takes over the responsibility for the welfare of more than 320 million men and women that inhabit it. Its administration will now be carried on by its people and for its people. दरबार हॉल का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति दूसरे भवन में पधारे, जहां प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, मुख्य न्यायाधीश और दूसरे मंत्रियों ने अपने अपने पद की शपथ ली और राष्ट्रपति से परिचय प्राप्त किया।
लगभग 2:30 बजे दिन में भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सरकारी भवन से 6 घोड़ों की गाड़ी में सवार होकर इरविन स्टेडियम के लिए रवाना हुए। जनता लाखों की संख्या में उनके दर्शन के लिए एकत्रित थी। जिस जिस रास्ते से राष्ट्रपति की सवारी गुजरी, वहां सड़कों के दोनों तरफ जनता के ठट लगे हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के स्वागत में इरविन स्टेडियम को बड़ी सुंदरता से सजाया गया था। नगरवासी राष्ट्रपति का दर्शन करने के लिए पहले से ही आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए थे। स्टेडियम के चारों तरफ राष्ट्रीय पताका तथा जल, थल और वायु सेना के झंडे हवा में लहराकर नव जागरण का संदेश दे रहे थे। राष्ट्रपति ने परेड ग्राउंड में पधार कर जल, थल और वायु सेना के दस्तों की सलामी ली। उसी समय आकाश में हवाई जहाजों की एक टुकड़ी राष्ट्रपति को मान देती हुई स्टेडियम के ऊपर से गुजरी। फौजी दस्तों की सलामी लेने के बाद राष्ट्रपति जनता की करतल ध्वनि के बीच गवर्नमेंट हाउस के लिए रवाना हो गए। इसी दिन रात को नगर में मशालों की रोशनी में एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में देश के बड़े बड़े नेताओं के चित्र बड़ी सजावट के साथ निकाले गए। दिल्ली की तरह कलकत्ते में भी 26 जनवरी को भारतीय गणराज्य की घोषणा तथा बाबू राजेंद्र प्रसाद के प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाने की खुशी में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बंगाल के गवर्नर डॉक्टर कैलाश नाथ कारचू तथा दूसरे सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों ने वैदिक रीति से यज्ञ करके भारत के इस नव प्रभात का स्वागत किया। इसी प्रकार बंबई में भी बंबई के गवर्नर अपने पद की शपथ लेने के लिए लेडी महाराज सिंह के साथ टाउन हॉल में पधारे। 26 जनवरी के दिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के उपलक्ष्य में समारोह मनाया गया। राजा सर महाराज सिंह ने प्रमुख न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रेबर्न स्टेडियम में बंबई के गवर्नर ने जल, थल और वायु सेना तथा महिला पुलिस दल के दस्तों का निरीक्षण किया। ये वो दिन है जब संसार के स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों में प्रजातंत्र भारत ने एक बार अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इसी दिन शाम को चौपाटी के मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई। सरदार पटेल की जय जय। उधर इंडियन एयरफोर्स ने जय की हवाई सलामी अदा की। इधर हमारा तिरंगा झंडा लहराने लगा। जय 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 हिंद। अब लोगों की उमंग और खुशी मस्ती की हद से पार हो गई। और क्यों ना हो, आज तो अपना ही दिन है और सब कुछ अपना। हुकूमत अपनी, झंडा अपना, सड़कें अपनी, दरख्त अपने, छतें अपनी, नेहरू जी अपने और लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन भी अपने और उनकी गाड़ी भी अपनी है। जब तो बैठ गए हम डटकर जी के सहारे, वरना गए वक्तों में हमारी शामत आई थी जो ऐसी बेतकल्लुफी कर बैठते। उधर गवर्नर जनरल गवर्नमेंट हाउस को लौटे
इधर लोग खुशी और मस्ती की उसी तरंग में रंगरलियां मनाते रोशनी और आतिशबाजी का लुत्फ उठाने लगे। देखो देखो, आजादी की वो फुलझड़ियां फूटी हैं, अब दौर गुलामी दूर हुआ, जंजीर की कड़ियां टूटी हैं। अगस्त की सुबह को लोगों का बेहुजूम एक अथाह सागर की तरह दिल्ली की आजाद वादी में बड़े ठाठ से मौजे मार रहा है। आजाद इंसानों के झुंड लाल किले पर नजरें जमाए एक पहचानी हुई आवाज पे कान लगाए बैठे हैं। लोगों की आंखों का मरकज है उनका अपना तिरंगा झंडा, जो पंडित नेहरू ने अपने मुबारक हाथों से फहराया और नेता खूबी, खुशउस्लूबी, सफाई और सच्चाई साथ खत्म करके अब बंबई आए हैं। ये लीजिए, लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन जनरल ऑफनलेक के साथ बैलेट फेयर पर आ पहुंचे ताकि अंग्रेजी हुकूमत ने जो हिंदुस्तान छोड़ने का वादा किया था उसे पूरा करें, क्योंकि इसी वादा वफाई से हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के दरमियान मित्रता का संबंध कायम रहेगा। इस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लिस्तान के आखिरी वायसराय और हिंदुस्तान के पहले गवर्नर की हैसियत से विलायत जाने वाले जॉर्जिक जहाज के फौजी मुसाफिरों यानी 5000 अंग्रेजी फौज और उनके अफसरों को विदा कर रहे हैं। अब रुखसत होने वाली फौज अपने पुराने और उनकी मोहब्बत भरी तकरीर सुनने के इंतजार में है। बैटन के मुखारबिंद से निकली उसी महात्मा की क्विट इंडिया का अनोखा और नया तजर्बा आज कामयाब साबित हुआ। उड़ा दी फौजें क्विट इंडिया की शीतल शांत आंधी ने, वो तोपों से अधिक निकले कहे जो शब्द गांधी ने। आइए अब हम आपको मुंबई की 3 रोजा धूमधाम के आलीशान नजारे दिखाएं। 14 अगस्त को आधी रात से पहले कांग्रेस हाउस में देश की भलाई के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। ठीक 12 बजे श्री एस पाटिल झंडा वंदन की रस्म अदा करते हैं। इसी तरह मुंबई के मुख्य प्रधान श्री बाला साहब खेर ने सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराया। निशान चक्र है अपना निशान आजादी, लहक रही है फरेरे में जान आजादी। नवीन भारत का नवीन प्रभात जीवन में पहली बार दिल्ली की गहरी मीठी और ठंडी सांस लेने लगा और फटते ही गली गली में प्रभात फेरियां निकली। काश कि ये पौधा आजादी की हवा से फले फूले, इसके फूलों में स्वतंत्रता की सुबास और फलों में एकता का अमृत रस पैदा हो। अब मुख्य प्रधान और गृह प्रधान श्री मुरारजी देसाई ब्रेबोर्न स्टेट में होम गार्ड्स की सलामी ले रहे हैं। जगह जगह झंडा वंदन की रस्म अदा हो रही है और तिरंगे फहराए जा रहे हैं। पंडित जी के साथ साथ हैं सिपा सालार आजादी सरदार मुल्क वतन सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्याग मूर्ति बाबू राजेंद्र प्रसाद, आजादी और वतन के मुहाफिज खास फख्र मुल्क फिदाए कौम मौलाना अबुल कलाम आजाद और हमारे दूसरे सारे प्रधान, और आप हैं हमारे सर सेनापति जनरल ऑफनलेक। आपके प्यारे पंडित जी हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल के स्वागत की तैयारियों के लिए असेंबली हॉल को जा रहे हैं। आपके दूसरे प्रधान भी असेंबली हॉल ही को जा रहे हैं जहां हुकूमत का रस्मी तबादला होगा, और ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। इन्हें प्रधानों से भी जल्दी पहुंचना है वहां, भला ये बगैर हुकूमत का तबादला कैसे हो। वायसराय भवन से लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन की सवारी भी वहीं जा रही है। आज तक हिंदुस्तान में
किसी जगह किसी अंग्रेज का ऐसा स्वागत नहीं हुआ। हजारों लोग आज़ादी की खुशी में झूमते हुए हिंदुस्तान के अपने और पहले गवर्नर जनरल के दर्शनों को बेचैन हैं, तो पुलिस और दूसरी रुकावटों की परवाह न करते हुए गाड़ी को घेरे चले जा रहे हैं। इस हंगामे की भीड़ भाड़ में अमीर, गरीब, मजदूर, किसान सब यकसां कांधे से कांधा मिलाए एक दूसरे पर टूटे पड़ते हैं। लोगों का शौक और जोश और जोरों पर है, मगर माउंटबेटन और उनकी लेडी भी स्वागत से प्रसन्न हैं, सर हिलाते और हाथ मिलाते जाते हैं। लीजिए, अब सवारी असेंबली हॉल पहुंची, पर लोग हैं कि हटने का नाम ही नहीं लेते। गवर्नर जनरल के उतरने को न कोई जगह और न ही अंदर जाने को कोई रास्ता। ये लोग यकायक लोगों की नजरें ऊपर को उठी। अरे ये कौन? जनता के नेता जवाहरलाल जी। देखा जो अपने नेता रुक गए, नेता का हुक्म सुनते ही सर उनके झुक गए और गवर्नर जनरल को अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। बाबू राजेंद्र प्रसाद गवर्नर जनरल से 2 शब्द कहने की दरखास्त करते हैं। गवर्नर जनरल द किंग ऑफ इंग्लैंड का आजादी की मुबारकबादी का संदेश अब पढ़कर सुनाते हैं। I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebrations. गवर्नर जनरल अपनी तकरीर में कहते हैं, आज से मुझे भी अपना ही समझिए। From today, I am your constitutional Governor General. And I would ask you to regard me as one of yourselves. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. Architect of her freedom through non-violence. अब बाबू राजेंद्र गवर्नर जनरल से असेंबली हॉल के ऊपर अपने देश का जाने की दरखास्त करते हैं। गवर्नर जनरल ने जो ही बटन दबाया, असेंबली हॉल के ऊपर अपना तिरंगा झंडा लहराने लगा। The name of Sir Firoz Shah Mehta needs no introduction to the public of Bombay. The father of Bombay Municipal Corporation, for over 2 decades, leader of all public opinion in Bombay city, Sir Shah Mehta worked unceasingly both for the development of this city and for achieving freedom of the country. And it is but fate that we pay homage to him on this occasion. और आजादी के परम पुजारी कॉर्पोरेशन के जनक सर फिरोज शाह मेहता की यादगार पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। लोकमान्य तिलक की यादगार पर फूल। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध हक है। उद्योग वीर जमशेद जी टाटा। पितामह दादा भाई नौरोजी जो हिंदी स्वराज के जनक थे, उनकी यादगार पर श्रीयुत बाला साहब खेर पुष्प नौछावर कर रहे हैं। फिर सर को ऊंचा करके मुस्काया। नामदार गोखले, न्यायमूर्ति रानड़े। तीसरे पहर को ग्वालियर टैंक मैदान से एक शानदार जुलूस कई मील लंबा, जिसमें लाखों नागरिक शरीक हैं, शहर से गुजर रहा है। दाग गुलामी का धोया है अपना खून बहा के, ओ अपना खून बहा के।
आजादी की जोत जगाई कितने दीप बुझा के, ओ कितने दीप बुझा के। यूं ही कब चमका है अंधियारे में आस का तारा, ये मोती ढूंढा है हमने लाखों लाल गंवा के रे। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ मन के गीत। नेताजी के बेकल मन को आखिर चैन मिला है, टीपू सुल्तान के सीने का आखिर जख्म सिला है। जिसके गुंचे गुंचे को संगीने छेद गई थी, फिर वो रौंदा कुचला जलियां वाला बाग खिला है रे। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ मन के गीत। धन्य धन्य ऐ गांधी ऐ भारत माता के प्यारे, धन्य धन्य ऐ जवाहिर ऐ भारत के राज दुलारे। आज अहिंसा के आगे हर ताकत का, आज तुम्हारे गुण गाते हैं सूरज चांद सितारे रे। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ मन के गीत। आज से इन सुंदर खेतों में भूख। शाम को बम्बई के गवर्नर सर जॉन कॉलविल और मुख्य प्रधान श्रीयुत खेर ओवल मैदान में तशरीफ लाए। शानदार जुलूस भी साथ साथ आ पहुंचा। गवर्नर कॉलविल और श्रीयुत खेर देश सेवा की प्रतिज्ञा और राष्ट्रीय झंडे की सलामी के बाद फौजी परेड का मुआयना करते हैं। ये दौलत है सारी कौम की पूंजी, किसी के आगे कोई दामन ना। रात को बंबई के मेयर श्रीयुत सभावाला ने कॉरपोरेशन हॉल में प्रधानों को एक पुरतकल्लुफ दावत दी। 14 अगस्त को आधी रात के वक्त श्रीयुत बाला साहब खेर ने जो जादू असर और जोशीली तकरीर की थी, उसके दिल में उतर जाने वाले शब्द सुनिए। फरमाते हैं, उस आजादी के लिए हमारे भारत के सर्वनिवासी और समर्थ बनाओ। भारत का आज तक का इतिहास बहुत ही उज्जवल है। दुनिया में तलवार से भारत ने आज तक किसी को कत्ल नहीं किया। अपने देश के अंदर शांति और अमन के साथ सब लोग रहे।